गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूं अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत गृह कार्य जांच करने की विधियां। देखिए, इससे पहले की क्लासेस में मैंने आपको गृह कार्य की इम्पोर्टेंस बताई थी कि गृह कार्य वास्तव में क्यों दिया जाना चाहिए, जिसके विषय में विवाद भी है कि हाँ, कुछ लोग पक्ष में इसके हैं गृह कार्य देने के और कुछ इसके विपक्ष में। ये आपको मैंने पहले क्लियर कर दिया था, यानी कि गृह कार्य के लाभ भी मैं आपको बता चुकी थी कि गृह कार्य क्यों आवश्यक है, गृह कार्य से क्या होता है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था गृह कार्य की हानियां और गृह कार्य के सिद्धांत। गृह कार्य किस प्रकार दिया जाना चाहिए, गृह कार्य के देने की कुछ सिद्धांत निर्धारित हैं कि गृह कार्य ऐसा दिया जाना चाहिए। गृह कार्य देने का एक सिद्धांत ये है कि छात्र को नया सिखाना, ऐसा होना चाहिए कि छात्र कुछ सीख सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि छात्र उसमें टाइम पास करे या उसे नकल करने की प्रवृत्ति उसमें विकसित हो। तो छात्र ऐसा होना चाहिए गृह कार्य कि छात्र स्वयं करके सीख सके, ना कि किसी और की नोटबुक से वह लेकर और काम करे। दूसरा है, गृह कार्य इतने समय के आवश्यकता अनुसार दिया जाना चाहिए, उसकी क्षमता के अनुसार दिया जाना चाहिए, उसकी रुचि के अनुसार दिया जाना चाहिए। जो आपने विषय वस्तु पढ़ा दी है उसी में से आपको गृह कार्य देना चाहिए, ना कि जो नई विषय वस्तु आप पढ़ाने जा रहे हो उसमें से दो। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गृह कार्य का मेन उद्देश्य है छात्रों को एक्टिव रखना। जो उन्होंने ग्रहण किया है कक्षा में उसे स्थायी रूप प्रदान करना। दूसरा है कि गृह कार्य देते समय गृह कार्य के लिए एक समय विभाग चक्र बना लेना चाहिए। सारी विषयों का एक साथ गृह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए। जो समय विभाग आपके द्वारा बनाया गया है उसकी जानकारी पेरेंट्स को भी पूरी होनी चाहिए। सिद्धांत और हानियां ये थी कि बालक गृह कार्य के माध्यम से, गृह कार्य जब बालक को दिया जाता है तो बालक परिवार और समाज से अपने आप को कटा हुआ महसूस करता है। वह परिवार में समायोजन स्थापित नहीं कर पाता है। वह भावात्मक अस्थिरता उसमें आ जाती है। छात्रों को खेलने के लिए समय नहीं मिलता है, अदर एक्टिविटी के लिए समय नहीं मिल पाता है। तो ये इसकी कुछ हानियां थी। अब हम कहते हैं कि गृह कार्य वास्तव में गृह कार्य दिए गए कार्य का मूल्यांकन क्यों जरूरी है। एक बात मैंने आपको बताई थी कि अगर ये उसमें था सिद्धांत में कि अगर दिए गए कार्य का शिक्षक द्वारा डेली की डेली जांच नहीं किया जाता है, उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है, तो उस गृह कार्य की महत्ता खत्म हो जाती है। एक बिंदु मैंने आपको बताया था कि गृह कार्य है उसके 10% अंक निर्धारित कर देने चाहिए और उन्हें वार्षिक परीक्षा में ऐड कर देना चाहिए। तो इससे गृह कार्य की महत्ता बढ़ती है। अगर आप उसको डेली चेक नहीं करोगे, जांच नहीं करोगे, तो यह छात्र की ग्रोथ के लिए बहुत हानिकारक हो जाता है। वह अध्यापक जो डेली बच्चे का गृह कार्य चेक नहीं करता है, वह छात्र की उपेक्षा का पात्र बनता है। कि आप एक आइडियल हो छात्र के लिए, यानी शिक्षक एक आइडियल होता है बच्चे के लिए। आप देखते होंगे जब बच्चा विद्यालय से घर से विद्यालय में आता है तो वह घर पर जब तक रहता है जब तक तो वह माता पिता को अपना आइडियल मानता है, और जब वह विद्यालय में प्रवेश करता है तो वह शिक्षक के द्वारा पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु के अनुसार, शिक्षक के द्वारा काम में ली जाने वाली शिक्षण विधियों के अनुसार, शिक्षक के द्वारा किए जाने वाले व्यवहार के अनुसार ही शिक्षक को ग्रहण करता है, और कुछ शिक्षक उसके आइडियल बन जाते हैं। और अब अगर आपके द्वारा ऐसी शिथिलता बताई जाती है कि उसको डेली आपने गृह कार्य दिया है और आपने चेक नहीं किया है, तो जो इमेज उसने आपकी माइंड में बनाई थी वह इमेज धूमिल हो जाती है। आपका प्रभाव उस बच्चे पर कम हो जाता है, आपका महत्व कम हो जाता है, और जब आपका महत्व ही कम हो जाएगा तो वह आपके द्वारा दी हुई किसी भी चीज़ को ग्रहण नहीं कर। चीज़ का मतलब मेरा यहाँ पर शिक्षा सामग्री से है कि आप उसे जो भी ज्ञान देना चाहेंगे वह उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसका मन ही नहीं लगेगा पढ़ने में। तो ये चीज़ है, ऐसी भावना शिक्षक को कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी भावना बच्चे के अंदर नहीं आए गृह कार्य देखते समय। और दूसरी बात, ये तो बात हुई कि गृह कार्य को नियमित रूप से जांच करना चाहिए। दूसरी बात है कि गृह कार्य देखते समय बच्चे को आपको उत्साहित करते रहना चाहिए, उत्साहित करना चाहिए, ना कि हतोत्साहित। क्या नहीं करना चाहिए? हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। उत्साहित करने का मतलब क्या है यहाँ पर? अगर आप उसे ऐसा फीडबैक दोगे कि आपने अच्छा किया है लेकिन अगली बार और अच्छा करने का प्रयास करना। देखिए आपने ये बिल्कुल सही किया है, आप ऐसा नहीं कहोगे उसे कि आपने ये गलत किया है या आपकी इसमें कमियां हैं।
आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा मोटिवेशन देना है जिससे कि बालक उसे और अच्छा करने की कोशिश करे। और जब बालक अपने आप से और अच्छा करने की कोशिश करेगा तो आपको उसे दबावपूर्वक कोई भी चीज़ सिखाने की, कोई भी विषय वस्तु सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वह अपने आप ही उस दिशा की ओर अग्रसर हो जाएगा। सामान्यतः देखने में आया कि यदि अध्यापक बच्चों की कॉपियों पर अच्छा बुरा बहुत अच्छा लिख दे तो वह बहुत प्रसन्न होते हैं। देखिए आपने देखा होगा 3 कोटेशन होते हैं, अच्छा, बहुत अच्छा, बुरा। इस प्रकार के कोटेशन को जब उसकी नोटबुक में डाला जाता है होमवर्क चेक करते समय तो इनके एक अलग ही इफेक्ट सामने आते हैं। या हम इंग्लिश में कहें A+, A, B, B++, C माइन। ये एक रैंक है जो हमारे द्वारा दी गई है, किस लिए? उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको उसकी वस्तुस्थिति की जानकारी प्रदान करने के लिए। आपने देखा होगा, देखना नहीं हो तो अब देख लेना कि जब बच्चों की प्राइमरी सेक्शन में जब बच्चों की मैडम के द्वारा, सर के द्वारा जो नोटबुक चेक की जाती है, अगर बच्चा कुछ अच्छा कर देता है तो उसको स्माइली दे देते जाती हैं। उसने ऐसा किया है उसको चॉकलेट ड्रॉ कर दी जाती है। अगर उसने थोड़ा सा खराब किया है तो कोई एनिमल की ड्राइंग बना दी जाती है छोटी सी, तो उसे उसको पता चल जाता है कि मैंने क्या किया है। तो इस प्रकार के मोटिवेशन कोटेशंस बच्चे की होमवर्क चेक करते समय उसको बहुत लाभप्रद रहते हैं। उसमें बच्चा प्रेशर महसूस नहीं करता है और अपने आप समझ जाता है कि मुझे वास्तव में करना क्या है, कि मेरी कमी वास्तव में क्या है। और यहाँ तक कि साथ ही साथ आपकी इमेज उसकी नज़र में और अच्छी हो जाती है कि टीचर ने मुझसे कुछ नहीं कहा, आपने क्या बातों ही बातों में सब कुछ कह दिया। आपको उसे किस प्रकार गाइड करना है ये आपको पता है, लेकिन बच्चे के मन में आपने नकारात्मक विचार नहीं आने दिए। ये आपकी सबसे बड़ी अच्छी टेक्निक होती है। तो यहाँ पर ऐसे शब्दों का शिक्षक के द्वारा प्रयोग करना चाहिए जिससे कि छात्र को उत्साह मिले, अच्छा फीडबैक मिले। उसमें अगर उसने अच्छा किया है, उसकी राइटिंग अच्छी है, उसने कोशिश की है तो बहुत अच्छा लिखकर आप उसकी प्रसन्नता के पात्र बन सकते हैं। वह बहुत खुश होता है कि वास्तव में मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं ऐसा लिख रहा हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कई बच्चों को ये पता नहीं होता, कई व्यक्तियों को ये पता नहीं होता कि उनके अंदर क्या योग्यताएं विद्यमान है, क्या क्षमताएं विद्यमान है। तो कई बार हम उस बात से अनभिज्ञ होते हैं और जब हमारे द्वारा, शिक्षक के द्वारा उसे मोटिवेट किया जाता है तो वह अपने आप में बहुत खुश होता है और खुश होने के साथ साथ उसमें आत्मविश्वास उत्पन्न होता है, कॉन्फिडेंस उसमें आता है, ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आता है कि वह अगली बार आपके काम को अच्छा करके लेके आए। और एक कॉम्पिटिशन किसी हो जाता है सभी बच्चों में कि मेरे को स्माइली डालनी चाहिए, मेरे को अच्छा डालना चाहिए, मेरे को गुड डालना चाहिए, वेरी गुड डालना चाहिए, कि वह ज़्यादा से ज़्यादा याद करें। एक छोटी सी स्टोरी है कि एक क्लास में 5 लड़कियां थीं और लड़कियों में आपस इतनी शैतानी करती थी, बहुत शरारती थी, बहुत ज़्यादा ही शरारती थी कि हर किसी टीचर को पढ़ाने नहीं देना उनका उद्देश्य होता था। तो टीचर के सामने समस्या हुई कि वास्तव में इन्हें कैसे पढ़ाया जाए। ना तो इन्हें डेली की डेली क्लास से निकाला जा सकता है और ना ही इन्हें मार कर पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। तो टीचर ने एक अच्छी टेक्निक निकाली कि उन 5 लड़कियों में आपस में होड़ लगा दी। 5 थी, 6 थी, 7 थी, 2 थी, 3 थी, पता नहीं मुझे, लेकिन उनमें आपस में कंपटीशन पैदा कर दिया कि आप में से जो सबसे ज़्यादा मार्क्स क्वेश्चन के आंसर देगा कल उसको मैं कुछ प्राइज दूंगी। प्राइज के रूप में कुछ भी हो सकता है, लिखित या मौखिक या कोई भौतिक सामग्री। तो इस होड़ से क्या हुआ, वह 5 जहाँ शैतानी करने में लग जाती थी वहीं वह याद करने में अपना समय बिताने लगी और एक दूसरे से कंपटीशन करने। हालांकि इस कंपटीशन में ईर्ष्या वाली भावना नहीं थी कि मैं ये बता देगी तो क्या होगा, ऐसा नहीं था, लेकिन ये होड़ थी कि मुझे मेरी फ्रेंड से अच्छा दिखाना है, मैडम को अच्छा करके बताना है। और 5 में एकजुटता ऐसी थी कि हम सबको बहुत अच्छा करके बताना है जिससे कि हमारी जो इमेज बनी हुई है शरारती लड़की की वह कम हो जाए या मैडम हमको शाबाशी दे। तो इससे क्या हुआ कि वह बच्चियां जो कि पढ़ने में पिछड़ रही थी वह आगे आई, वह याद करने लगी और पूरी क्लास में वही इंटेलिजेंट के रूप में जाने लगी। उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया, फर्स्ट डिवीजन से भी अच्छा उनका। तो ये चीज़ है कि जहाँ उसके बच्चों के पास होने की उम्मीद नहीं थी टीचर को, वहाँ वह फर्स्ट डिवीजन पर आ गई। तो ऐसे मोटिवेशन शिक्षक को प्रदान करने चाहिए जिससे कि बालक में सुधार हो सके, वह पढ़ सके, पढ़ने में मन लगा सके, रुचि उत्पन्न हो सके, उसमें
अच्छे घास काटने की वजह, घास काटने का मतलब है कि आपने वर्क दिया और तुरंत रगड़ के रख दिया, ऐसा नहीं। उसमें सुंदर लेख के साथ वह कर सके, सोच विचार कर वह उसे होमवर्क को कर सके। अब गृह कार्य या दत्त कार्य को जांचने की विधियां देख लीजिए। गृह कार्य के जांच करने के निम्नलिखित ढंग हैं। सबसे पहला है कि जांच की विधियां। सबसे पहला है कि अध्यापक गृह कार्य की जांच स्वयं करे, ना कि किसी दूसरे टीचर से करवाए, ना ही किसी, कई बार टीचर ऐसे होते हैं कि बहुत सारे नोटबुक हैं, कोई इंटेलिजेंट सा छात्र है, आप उससे चेक करवा लेते और साइन कर देते। तो ऐसी लापरवाही अध्यापक के द्वारा नहीं करनी चाहिए। ये गृह कार्य की सबसे उचित विधि है। अगर आप ऐसी लापरवाही करते हो तो बालक दूसरी बार होमवर्क करके नहीं लाएगा कि देखिए वो ये आपकी इमेज उसकी नज़र में कुछ भी नहीं रह जाएगी कि टीचर खुद तो काम करना नहीं चाहते और दूसरे से चेक कराते हैं, बच्चे से चेक कराते हैं, या उस टीचर का होमवर्क करने से कोई मतलब नहीं, उस सब्जेक्ट का होमवर्क करने से कोई मतलब नहीं है कि वह तो स्वयं तो देखते ही नहीं है, उन्हें कमियों का कैसे पता चलेगा। किसी योग्य विद्यार्थी की सहायता से जांच की जाए। यानी आप अगर कक्षा में ये समझते हो या अपर क्लास में आपका उस क्लास से अपर स्टैंडर्ड क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है, ऐसा विद्यार्थी है जो उस विषय में अच्छी जानकारी रखता है, तो आप उसकी हेल्प से, आपके पास अगर वर्कलोड जाता है तो उसकी हेल्प से आप होमवर्क चेक करवा सकते हो, ना कि डफर स्टूडेंट से। डफर का मतलब है जिनका सीखने का स्तर बहुत लेवल का है, बहुत लो लेवल का है, उस पर आप जांच ना कराइए। अगला, श्याम पट की सहायता से जांच की जाए। श्याम पट की सहायता से जांच की जाए, ब्लैक बोर्ड की सहायता से जांच की जाए। कैसे कि आपको पता है कि क्लास बहुत बड़ी है संख्या में और एक ही कालांश आपके पास है 30 मिनट का, उसमें आपको होमवर्क भी चेक करना है, बाकी टाइम आपको मिलता नहीं है। तो एक शॉर्ट टर्म ये है कि दिए हुए होमवर्क को आप सही रूप में कहाँ पे लिख दो, ब्लैक बोर्ड पर नोट कर दो। और ब्लैक बोर्ड पर नोट करने के बाद आप सारे बच्चों से ये गाइड कर सकते हैं कि आप इसे अपनी नोटबुक में चेक कीजिए। अगर इसका आपने ये आंसर लिखा है, इस तरीके से लिखा है, तो आपका होमवर्क क्या है, सही है। लेकिन ईमानदारी से यहाँ पर मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। बच्चों की कॉपियाँ एक दूसरे विद्यार्थी को दे दी जाए, एक समय एक विद्यार्थी एक ही कॉपी जांच करे। इसकी अगली विधि है छात्रों की नोटबुक्स आप एक दूसरे से अदल बदल करके, रिप्लेस करके भी चेक करवा सकते हो। कैसे कि एक विद्यार्थी, आप इसकी नोटबुक चेक करोगे और आप इसकी, इससे क्या होता है कि बच्चों में कंपटीशन रहता है कि वास्तव में इसने कैसा किया है, ये मैं इसकी कमियां टीचर को बताने का प्रयास करूँगा, ये सोच वहाँ पर रहती है। तो बच्चे का होमवर्क चेक भी हो जाता है और उसको इंसल्ट फील होती है। अगर वह घर पर काम करके नहीं लाता है तो उसे इंसल्ट फील होती है। अध्यापक द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में बच्चे इस स्थिति में नहीं होते कि वे स्वयं कॉपी जांच कर सकें। देखिए, ये जो बच्चों से चेक करने का है, यह है प्रारंभिक लेवल के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि बच्चा इस अवस्था में नहीं होता है कि उसने खुद ने सही किया है या नहीं किया है। ये लेवल नहीं होता उनका, ये हायर लेवल के लिए है कि एक दूसरे से कॉपी अदल बदल कर चेक करवा जा सकते हैं। तो ये हमारे पास थी। श्रुति लेख को देखने के कई ढंग होते हैं। बच्चे स्वयं पुस्तक में से देखकर शुद्ध करें। श्याम पट
कई देखिए जांच करने की अलग अलग विषयों की अलग अलग विधियां होती हैं। जैसे अगर हमने दिया है उसे लेख सुधारने के लिए, श्रुति लेख करने के लिए दिया है, तो हम छात्रों से कह सकते हैं कि आप अपनी नोटबुक को मिलाइए कि क्या आपने मात्राएं सही लगाई हैं, क्या आपने शुद्ध लिखा है, क्या आपने अच्छा लेख लिखा है, या ब्लैक बोर्ड पर आपके द्वारा उसे लिख दिया जाता है और छात्र उसे अपने आप ही चेक कर ले। व्याकरण में अध्यापक को चाहिए कि वह शुद्ध रूपों को पढ़कर सुनाए, श्यामपट्ट पर लिख दे, या बच्चे स्वयं अपने श्यामपट्ट पर लिख दे और बच्चों से कहे कि स्वयं अपनी गलती सुधार कर बताइए। ये व्याकरण के लिए उपयुक्त है। गणित के लिए सभी अभ्यास कक्षा के कुछ योग्य विद्यार्थियों द्वारा देखे जा सकते हैं, परंतु अंत में अध्यापक को कॉपियों पर हस्ताक्षर करने चाहिए। मैंने आपको बताया कि जांच की एक विधि ये भी है कि विद्यार्थी हम आपस में रिप्लेस करके भी चेक कर सकते हैं, या जो आपने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है उसकी सहायता से वह अपनी नोटबुक का मिलान कर सकते हैं, अपनी गलतियों को आपके सामने रख सकते हैं। लेकिन यह पूर्णता तब आती है इसमें जब इसकी एक नियम है कि आपके द्वारा या शिक्षक के द्वारा उस प्रत्येक कॉपी पर आपके हस्ताक्षर होने चाहिए। गणित में आप बच्चों से एक दूसरे या ब्लैक बोर्ड पर सवाल हल करा सकते हैं और उससे सही उत्तर का मिलान करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन आपके द्वारा उन्हें लास्ट में हस्ताक्षरित अवश्य किया जाना चाहिए। अध्यापक को अपने खाली पीरियड कॉपियों की जांच के लिए रखने चाहिए। सामाजिक ज्ञान में भी गृह कार्य अच्छे से चेक किया जाना चाहिए। ये थी गृह कार्य को जांच करने की विधियां। यानी कि पूरी जांच प्रक्रिया में जो भी सब्जेक्ट का हो, जो भी शिक्षक द्वारा गृह कार्य करने के लिए दिया जाए, सबसे ज़्यादा ध्यान रखने योग्य बात यही है कि अध्यापक को कॉपियां स्वयं जांचनी चाहिए। स्वयं के द्वारा जांच करना सर्वोत्तम है। यहाँ ये जरूरी है कि दूसरे छात्रों से हेल्प ली जा सकती है, उनसे चेक कराया जा सकता है, लेकिन हस्ताक्षर आपके द्वारा ही होना चाहिए। शुद्धियाँ केवल तभी लाभदायक होती हैं जबकि विद्यार्थी उनका अभ्यास करे और उन्हें समझे। विद्यार्थी में ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वह अशुद्धियों को आपको निकाल कर बता दे, जब तो आपके जांच कार्य का महत्व है, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो थी आपकी जांच करने की विधियाँ। गृह कार्य छात्रों की अभिरुचियों के अनुसार। गृह कार्य देखिए रुचि के अनुसार गृह कार्य कैसा होना चाहिए, छात्र को उसकी रुचि के अनुसार दिया जाना चाहिए, अभिरुचियों के अनुसार दिया जाना चाहिए। शिक्षा शास्त्रियों में विचार व्यक्त किया है कि गृह कार्य इस ढंग से दिया जाए जिससे बच्चे की स्वाभाविक रुचियों का विकास हो। रुचि के अनुसार स्वाभाविक रुचि का विकास हो। यह मैंने आपको इस गृह कार्य के सिद्धांतों में भी बता दिया था कि जब तक गृह कार्य रुचिकर नहीं होगा तब तक बालक उसे करने का प्रयास नहीं करेगा। गृह कार्य आपका बालक की रुचि के अनुसार होना चाहिए, उसकी स्वाभाविक रुचियों को प्रदर्शित करने वाला होना चाहिए। अगर वह उसकी रुचि के अकॉर्डिंग नहीं है तो वह डेली अपना नियमित रूप से आपके पास काम करके नहीं लाएगा। तो यह है कि गृह कार्य छात्रों की अभिरुचियों के अनुसार होना चाहिए। गृह कार्य का महत्व व्यक्तिगत रूप से अधिक होता है, ना कि सामूहिक रूप से। मैंने आपको बताया कि गृह कार्य जो दिया जाता है वह छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर दिया जाना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर दिया जाना चाहिए। अगर आप सभी छात्रों को एक सा होमवर्क देते हो, एक सा कार्य करने के लिए देते हो, तो उससे बालक में नकल करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। किसका नकल करने की प्रवृत्ति का विकास होता है? उसकी गृह कार्य करने के प्रति रुचि पूरी तरह समाप्त हो जाती है। एक अध्यापक का जो प्रभाव बालक पर पड़ना चाहिए वह भी समाप्त हो जाता है। दूसरा, ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपने गृह कार्य करने के लिए दिया है तो अगले दिन उसकी जांच आपको नियमित रूप से करनी चाहिए। अगर आपके द्वारा किसी परिस्थिति में जांच नहीं हो पाती है तो ये जांच विधियां मैंने आपको बताई कि शिक्षक शॉर्ट टर्म का प्रयोग कर सकता है कि श्यामपट्ट के द्वारा श्यामपट्ट की सहायता से आप उचित आंसर लिखकर उनसे चेक करने के लिए कह दें, या कक्षा में कोई योग्य स्टूडेंट हो जो आपको लगता है कि हाँ वास्तव में ये बुद्धिमान है, प्रतिभाशाली है, उसकी सहायता आप ले सकते हो।
सबसे अच्छा तरीका है कि छात्रों से आपस में रिप्लेस करवा के, नोटबुक रिप्लेस करवा के भी आप चेक करवा सकते हो, एक दूसरे की कमियां निकालने के लिए कह सकते हो। लेकिन इन सब के पीछे एक ही सिद्धांत काम करता है, एक ही नियम काम करता है कि इन सब विधियों के बाद भी आपको कॉपी और प्रत्येक छात्र की कॉपी पर हस्ताक्षर करने जरूरी हैं और प्रत्येक छात्र होमवर्क करके लाए। इसके लिए ये इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है कि गृह कार्य बालक की रुचि के अनुसार होना चाहिए। गृह कार्य ऐसा होना चाहिए जो बालक को सक्रियता प्रदान करे, उसे सोचने, समझने, चिंतन करने, तर्क करने की कैपेसिटी विकसित करे। गृह कार्य एक मशीन की तरह नहीं होना चाहिए जिससे कि बालक रटने पर ध्यान दे या इधर उधर से नकल मार के कर लाए। गृह कार्य आवश्यकता अनुसार ही दिया जाना चाहिए। इतना नहीं कि आपने 6 विषय का अध्ययन उसने विद्यालय में किया है तो पूरी 6 विषयों से संबंधित गृह कार्य ही आपने घर पर करने के लिए दे दिया। इससे बालक का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा, बालक अपने परिवार के लिए समय नहीं दे पाएगा, उसकी रुचि शिक्षण में खत्म होती जाएगी, वह पलायनवादिता की ओर अग्रसर हो जाएगा। कि गृह कार्य का जो स्वरूप है वह रचनात्मक होना चाहिए, बता दिया मैंने, क्रिएटिविटी पैदा करने वाला होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए और सांस्कृतिक गृह कार्य सांस्कृतिक रूप में गृह कार्य दिया जाना चाहिए। जो आपने पढ़ा दिया है कक्षा में उससे संबंधित ही गृह कार्य बालक को करने को दिया जाना चाहिए। अगली कक्षा के लिए अगले पाठ का जो आप पढ़ाने जा रहे हो उस पाठ का गृह कार्य आपको बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। उस पाठ के लिए आप ये कह सकते हो कि आप इस लेसन को पढ़ के आइएगा, ना कि उससे संबंधित गृह कार्य। गृह कार्य के रूप में आप उसमें केवल इतना ही कह सकते हो कि जो नेक्स्ट विषय वस्तु आपको पढ़ाई जाएगी आपके द्वारा उसे पढ़ के आना है। इससे क्या होगा, इससे क्या बेनिफिट होगा कि छात्र जो आप अगली क्लास में पढ़ाने जा रहे हो छात्र का पूर्व ज्ञान विकसित हो जाएगा। वह उसे जो आप एक बार में आपने जो पढ़ाया है उसे वह अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर ग्रहण करने की कोशिश करेगा। अगर वह पढ़ के ही नहीं आया है और आपने उसे पढ़ाया है और आप उससे उम्मीद करो कि 100% ये सीख गया होगा या 100% अधिगम बालक ने कर लिया है तो ऐसा किसी भी परिस्थिति में संभव नहीं है। अगर छात्र ने उसका सामान्य ज्ञान नहीं किया है, सामान्य ज्ञान हासिल नहीं किया है, घर में उसको एक बार नहीं पढ़ा है, उस पर विचार नहीं किया है तो छात्र कुछ भी नहीं सीख सकता है। किसी भी नई चीज़ को सीखने से पहले उसके विषय में जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे असंख्य कार्यक्रम होते हैं जिनका गृह कार्य के रूप में शैक्षिक महत्व तो होता है, साथ ही वे आनंददायी और स्वाभाविक रूप से बालक का विकास करने वाले होते हैं। जैसे कि कोई मॉडल बना के लाना, चित्र बना के लाना या अपने आसपास के वातावरण का अध्ययन करके आना, उसके विषय में पॉइंट्स लिखवाना, ये सारे ऐसे होमवर्क के रूप में दिए जाने वाले ऐसे कार्य हैं जिनसे जिन्हें करना बालक पसंद करते हैं, जिन्हें करने में बालक को बोरियत महसूस नहीं होती है, जिन्हें करने में बालक भावात्मक रूप से विचलित नहीं होता है, उसमें क्रेज रहता है, वह अपने माता पिता की भी हेल्प ले सकता है। लेकिन ऐसे कार्य करवाने से पहले आपको उनके पेरेंट्स को भी इस बात की सूचना दे देनी चाहिए जिससे कि बालक अपने पेरेंट्स की पूरी हेल्प ले सके। अगर ऐसा हुआ कि आपने तो उस पर प्रेशर डाला है कि आपको इस प्रकार के मॉडल चित्र और ऐतिहासिक जगहों का वर्णन करके लाना है, उनके विषय में जानकारी, नई जानकारियों की खोज करके लानी है और आपने उनके पेरेंट्स को इस प्रकार की ऐसी सूचना प्रदान नहीं की है तो बालक में क्या आ जाएगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, वह अपने वर्क को पूरा नहीं कर पाएगा और वह विद्यालय आने से कतराएगा। अगर उसकी रुचि के अनुसार आप उसे होमवर्क नहीं देते हो तो बालक असंख्य बहाने बनाता है, बहुत बहाने होते हैं उसके पास कि क्यों वह विद्यालय नहीं आना चाहता या विद्यालय आने के बाद भी उसने होमवर्क क्यों नहीं किया। या तो वह कहेगा थक गया था, बीमार हो गया था, घर में काम आ गया था, कहीं बाहर चले गए थे। ये सारे बहाने ऐसे हैं जो बालक को गृह कार्य नहीं करने की ओर प्रेरित करते हैं, जबकि ऐसे बहानों से हमें बालक को क्या करना है, बचाना है। क्यों? इससे बालक में झूठ बोलने की प्रवृत्ति का विकास होता है और अगर बालक झूठ बोलता है
तो ऐसा बालक आपका उचित अधिगम नहीं कर पाता है। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि जांच का कार्य एक बहुत टिपिकल प्रोसेस होती है। जितनी जिम्मेदारी गृहकार देने की होती है आपकी, उतनी ही उससे कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी गृहकार को नियमित रूप से चेक करने की भी होती है। बालक उसको नियमित रूप से घर पर करे, रुचिपूर्वक करे और डेली विद्यालय आने के लिए उत्साहित रहे। यह दिए जाने वाले गृहकार पर ही डिपेंड करता है। जितनी आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी से उसे होमवर्क करने के लिए दिया है, विषय वस्तु से संबंधित करके जो गृहकार आपने दिया है, उसी रेस्पॉन्सिबिलिटी से आप उसे जांच कीजिए। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि उसे ऐसा फीडबैक दीजिए कि वह अच्छे से आगे और भी ज़्यादा अच्छे से काम करके लाए, ना कि आपके द्वारा ऐसा फीडबैक दिया जाए कि नहीं आपने गलत कार्य किया है, इसे दोबारा कीजिए, ये कोई कार्य होता है क्या, ये कोई होमवर्क नहीं है, इस तरीके से करते हैं क्या। ये सारे प्रताड़ित करने वाले शब्द हैं जो बालक की मानसिकता पर नहीं ठहरते हैं। बालक हमेशा पुरस्कार की इच्छा रखता है कि उसकी प्रशंसा की जाए, क्योंकि वह एक समूह में कार्य करता है और समूह में अच्छा दिखना सबकी ह्यूमन नेचर होता है कि वास्तव में इस समूह में मुझे अच्छा कहा जाए, या इन सब के बीच में अगर इंसल्ट की जाएगी तो कितना उसको धक्का लगेगा और कितनी हीन भावनाएं उसके अंतर्गत उसके अंदर आ जाएंगी। तो शिक्षक के द्वारा जांच कार्य इस प्रकार से संपन्न किया जाना चाहिए कि बालक और अच्छा करने के लिए प्रेरित हो जाए और उस समय हताश नहीं हो। तो यही है इस गृहकार की इम्पोर्टेंस कि गृहकार दिया तो जाना, जहाँ वाद विवाद था हमारे बीच में कि गृहकार दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। कुछ पेरेंट्स उसके फेवर में थे, गृहकार दिया जाना चाहिए, और कुछ पेरेंट्स, कुछ व्यक्ति इसके विपक्ष में थे कि गृहकार नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये सारी बातें यहाँ क्लियर हो गई कि गृहकार दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। गृहकार का अपने आप में एक बड़ा महत्व है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्व उसका तब बढ़ जाता है जब आपके शिक्षक अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण रूप से पालन करता है कि वह गृहकार उस विषय वस्तु में से दे जो उसने पढ़ा दी हो, ना कि नहीं पढ़ाई हुई या ना देखी हुई विषय वस्तु में से उसे गृहकार देना चाहिए। गृहकार की जांच वह विद्यार्थी के लेवल के अनुसार करे। कई विद्यार्थी ऐसे देखा होगा आपने, बहुत इमोशनल होते हैं। इमोशनल की बात है कि आपने उनसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसने बहुत मेहनत करके होमवर्क कंप्लीट किया है और आपने ये कह दिया कि आपका किया हुआ कार्य सही नहीं है, तो वह दूसरे दिन उस होमवर्क को ही नहीं करके लाएगा। ये होती है संवेगात्मक अस्थिरता, यानी भावात्मक रूप से वह विद्यार्थी बहुत कमजोर है। तो शिक्षक का ये दायित्व नहीं है कि उसे और कमजोर बनाए। शिक्षक का दायित्व है कि जो विद्यार्थियों की सभी छात्र शिक्षक के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। सभी छात्रों की व्यवहार की जानकारी एक शिक्षक को आवश्यक रूप से होती है, क्योंकि वह कक्षा में छात्र के डायरेक्ट संपर्क में रहता है, तो वह इस बात से बच नहीं सकता है। प्रत्येक छात्र का विकास शिक्षक के लिए जरूरी होता है, और किस छात्र का किस दृष्टि से, किस दिशा में, किस प्रकार से विकास किया जा सकता है, इस बात की जानकारी भी एक अच्छे शिक्षक को होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गृहकार बच्चे को पठन पाठन में आगे बढ़ाने की, शिक्षा में आगे बढ़ाने की एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। कक्षा में कार्य करने के लिए भी कक्षा कार्य दिया जा सकता है। अपने शिक्षण अधिगम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए भी शिक्षक द्वारा कक्षा कार्य दिया जाता है। बालक की उच्चारण क्षमता अच्छे से डेवलप हो सके, वह मौखिक रूप से, कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे लिख तो सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते, बोल सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते। इन कौशल का विकास करना शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। वह कक्षा में, जैसे आपने लेसन पढ़ाया, आपने विषय वस्तु समझाई, उसकी व्याख्या की, आप उससे संबंधित करंट क्वेश्चन बालक से पुटअप कर सकते हो, पूछ सकते हो, और प्रत्येक विद्यार्थी को उसका जवाब देने के लिए कह सकते हो। इससे क्या होगा, बालक में जो बोलने की कैपेसिटी है, बालक की जो झिझक है, जो संकोच की प्रवृत्ति है, जो उच्चारण क्षमता है, वह डेवलप हो जाएगी। संकोच की प्रवृत्ति उसकी नष्ट हो जाएगी, वह बोलने लगेगा, विचार व्यक्त करने लगेगा। यदि आप उससे अपेक्षा रखते हैं कि वह भविष्य में कहीं भी
कोई सा भी मंच उसे मिल जाए, वह बोलने में नहीं कतराए, अपने विचार व्यक्त कर सके, स्पष्ट रूप से अपने विचार अगले आदमी तक पहुंचा सके। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके द्वारा उसे गृह कार्य भी दिया जाए और आपके ही द्वारा उसे कक्षा कार्य भी करने के लिए दिया जाए। तो ये थी इसकी सारी विधियाँ, इसके इम्पोर्टेंस गृह कार्य की। गृह कार्य दत्त कार्य शिक्षक द्वारा विद्यालय में दिया जाने वाला कार्य, लेकिन इसका मेन उद्देश्य यही है कि आपके द्वारा छात्र को ऐसा कार्य करने के लिए दिया जाए जो छात्र स्वयं कर सके, जिससे छात्र में अच्छी आदतों का विकास हो सके, ना कि नकारात्मकता छात्र में घर कर जाए। आप छात्र को इतना मत दबाइए, इतना प्रेशर उस पर मत डालिए कि वह भविष्य में काम करने से ही कतराए। एक ऑप्शन है इसमें बच्चे के लिए हायर क्लासेस में करस्पॉन्डेंसिंग क्लासेस, यानी कि वह रेगुलर विद्यालय आने से कतराता है। क्यों? विद्यालय में बहुत ज़्यादा, महाविद्यालय में, विद्यालय में बहुत ज़्यादा होमवर्क दिया जाता है। विशेषकर टीचर्स को प्राइमरी लेवल पर बच्चे के होमवर्क का बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि बच्चे का शारीरिक रूप से बच्चा इतना परिपक्व नहीं होता है कि आपके द्वारा दिए गए पूरे होमवर्क को वह समय पर कंप्लीट कर दे। तो आपको ध्यान रखना है कि इतना ही होमवर्क उसको करने के लिए दें कि बच्चा शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहे और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहे। आगे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।